हेलो गाइज, कैसे हो स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपनों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। उपसहज संयोजक यौगिक अपना पूरा होता है स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट आज अपन पढ़ने वाले हैं इसी से संबंधित डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट। चैप्टर नंबर आपके 4th रहेगा ये, डी और एफ ब्लॉक तत्व। स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट, अब ये छोटे छोटे चैप्टर बचे हैं, ठीक है, जिसमें मैं आपको करवा दूंगा। अभी तक मैंने जितना भी करवाया स्टूडेंट, एक एक चीज करवाई है आपके। लगभग मैंने कितने चैप्टर छोड़ दिए, 4-6 चैप्टर करवा चुका हूँ स्टूडेंट। वीडियो देखिए, पता चल जाएगा स्टूडेंट। ये प्रत्येक प्रश्न करवाया है, जो प्रश्न आना है बोर्ड में से जितना हो सकता है स्टूडेंट सभी प्रश्न आ जाएंगे आपको, ठीक है। ऐसा प्रश्न नहीं मिलेगा जो मतलब नोट से बाहर हो। ऐसा ही प्रश्न आता है आरबीएससी की, सीबीएसई किताब उठाए तो उसमें कंसेप्ट से हो जाएगा। आरबीएससी में तो ऐसा आएगा नहीं। अब आरबीएससी में स्टूडेंट डी व एफ ब्लॉक तत्व है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये है चैप्टर का नाम। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी व एफ ब्लॉक तत्व है। दो पोर्शन में ये चैप्टर है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, डी ब्लॉक की जो रिएक्शन है उसको अपन पढ़ेंगे। डी ब्लॉक में एक पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे, ऊपर से नीचे जाने पर, नीचे से ऊपर जाने पर ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ेंगे, क्या होते हैं सभी पढ़ेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है? वे तत्व है जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसको स्टूडेंट अपन ट्रांजिशन एलिमेंट, इसमें कौन से पाए जाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट, इसमें ही ट्रांजिशन एलिमेंट पाए जाते हैं। संक्रमण तत्व है, ये कौन से होते हैं? संक्रमण तत्व है, ये बताऊंगा। संक्रमण तत्व कौन से होते हैं? दो चीजें लिख के आती है, डी ब्लॉक भी होता है और संक्रमण तत्व है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका क्या होता है? सभी की बात करेंगे। अब स्टूडेंट सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है, डी कक्षक में भरा जाता है, भरा जाता है, ये होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप थ्री से, ग्रुप थ्री से ग्रुप 30, 3 7 4 5 6 7 8 9 10, ग्रुप 3 से ग्रुप 30 जो एलिमेंट होते हैं, ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक के जो एलिमेंट होते हैं, ग्रुप 30 ग्रुप 20, ये डी ब्लॉक एलिमेंट में शामिल होते हैं। टिक मैं करवा चुका हूँ स्टूडेंट डी ब्लॉक एलिमेंट की, नहीं पता तो वहां देख लेना, वैसे यहाँ पर लेक्चर में बोल दूंगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है, डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो स्टूडेंट सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है NS। एस में अपन 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं एस कक्षक में, और ये जो n है ये बताता है स्टूडेंट इसकी मुख्य क्वांटम संख्या। n का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, या अपन बात करें n 1 2 3, 1s तो नहीं होता है, 2s होता है, 2s 3s 4s 5s 6s 7s तक जाता है, ठीक है। मुख्य क्वांटम संख्या NS 0 से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर n-1 D 1 से 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। और ट्रांजिशन एलिमेंट वे तत्व है जिनका डी कक्षक में वे तत्व है जिनका जिनके पास पार्शियली फील्ड, अपूर्ण बात लेता हूं, अपूर्ण डी उपकोष होता है। वे तत्व जिनके पास पार्शियली फील्ड डी उपकोष होता है वो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? आपके
ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ट्रांजिशन संक्रमण कब करेंगे? जब इनके पास कमी होगी। इनके पास डी में 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इनके पास डी में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। डी से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होते हैं, 10 नहीं होते। ठीक है, इस प्रकार से। या एस खाली होगा, जिनके पास अपूर्ण डी उपकोष, एस और लिखना पड़ेगा स्टूडेंट यहाँ पर, जिनके पास अपूर्ण एस और डी उपकोष होता है या डी कक्षक होता है। उपकोष की बात है ना, अपन डी एस और डी कक्षक होता है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन ना हो, डी में ना हो, वही होंगे। ऐसा नहीं है कि डी में 10 आ गई सर, एस खाली पड़ा है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, क्योंकि एस में भी उसको 2 चाहिए। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। अब देखिए स्टूडेंट, इनकी बात करूं मैं स्टूडेंट, किस प्रकार से ये आपको लिखे जाते हैं और किस प्रकार से होते हैं ये। डी ब्लॉक श्रेणी बना रहा हूं यहाँ पर स्टूडेंट। श्रेणी देखिए, 3D 4D 5D 6D, ये टोटल स्टूडेंट इतने एलिमेंट होते हैं। 3D 4D 5D 6D। संक्रमण तत्व हो गया, ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया, ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया, और इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इनकम्प्लीट सब सेल, और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होती है। ठीक है, अब इसके बाद में स्टूडेंट क्या आता है, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं। संक्रमण तत्व है, ट्रांजिशन मेटल defined as metal which have incomplete subshell, either neutral atom or their stable oxidation state. नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। अब स्टूडेंट, एक तो होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, एक होते हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं, संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। तो होते संक्रमण तत्व है, एक संक्रमण तत्व नहीं होते हैं वे। हाँ तो स्टूडेंट कैसे हो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपनों ने किस प्रकार से आप 3D सीरीज है, डी ब्लॉक चल रहा था। डी ब्लॉक में मैंने कुछ बातें बताई थी जिसमें अपनों ने पढ़ लिया था किस प्रकार से डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, किस प्रकार से आप श्रेणी बनाएंगे, कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे। अब देखिए स्टूडेंट, अपने अगली बात होती है जिसमें अपन बात करेंगे इसमें डी ब्लॉक में क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट। डी ब्लॉक की अपन बात करेंगे, डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज की। किसकी बात करेंगे? डी ब्लॉक प्रॉपर्टीज। डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज कौन सी होती है और उनमें क्या क्या चेंज आती है प्रॉपर्टीज। यानी सबसे पहले इसमें 2 नाम आएंगे, वो बता देता हूँ। सबसे पहले है जेड इफेक्टिव, प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश ये आता है, इसका बता देता हूँ। ये होता क्या है, जिसे बोलते हैं अपन जेड इफेक्टिव। क्या बोलते हैं? जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्टिव इसे दर्शाते हैं। इसमें कहते हैं स्टूडेंट, मान लीजिए ये अपने पास क्या है, न्यूक्लियस है, और ये भारितम कक्ष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो ये न्यूक्लियस का जो जितना प्रभाव पड़ेगा ना, यानी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। मेनली मैं बात करता हूँ प्रोटॉन की, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। यानी प्रोटॉन का वह चार्ज जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, प्रोटॉन का वह चार्ज जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरी बात अपन कह सकते हैं, यानी प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, वह चार्ज इलेक्ट्रॉन जो चार्ज प्रोटॉन का महसूस करता है उसे अपन कहते हैं जेड इफेक्टिव। अब जितना छोटा आकार होगा स्टूडेंट, आकार छोटा हो उतना ज्यादा इस पे चार्ज लगेगा, उसमें आकर्षण बढ़ेगा। एक टाइप का ये अट्रैक्शन फोर्स है। क्या है? अट्रैक्शन फोर्स। इसे अपन कह सकते हैं नाभिक का नाभिक का वह आवेश जो बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन के द्वारा महसूस किया जाता है, बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन के द्वारा महसूस किया जाता है। ये आप लिख सकते हो स्टूडेंट इसके आगे,
क्या कहलाता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है नाभिक का वह आवेश जो बाह्यतम कक्ष इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रभाव महसूस किया जाता है। आकार समानुपाती, आकार व्युत्क्रमानुपाती, जेड इफेक्टिव। प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होगा आकार उसका उतना ही छोटा होगा। अगर आकार ज्यादा है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश घटेगा। अब देखिए स्टूडेंट, अब इसके बाद बात करूं मैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश हो गया। अब इसके बाद मैं बात करता हूं मैं शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव। 2 नंबर है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट, SHEILDING, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट ऐसा प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट को वैसे समझेंगे स्टूडेंट, ये प्रोटॉन है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होता है, ये डी ब्लॉक है, तो डी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है। ऐसा प्रभाव जो डी ब्लॉक के, जो डी उपकोष मान लीजिए, डी उपकोष के इलेक्ट्रॉनों के मध्य देखने को मिलता है। या मैं बात करूं ऐसा प्रभाव जो 3D या 4D, 3D कक्षक होंगे और 4D भी होंगे, जो उनके मध्य देखने को मिलता है। ऐसा प्रभाव जो डी कक्षक के उपकोषों के इलेक्ट्रॉनों के रिपल्सन के कारण उत्पन्न होता है। डी कक्षक के उपकोषों के इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण के कारण उत्पन्न होता है। प्रतिकर्षण के कारण उत्पन्न होता है। ऐसा प्रभाव क्या कहलाता है स्टूडेंट? ऐसा प्रभाव परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। कौन सा प्रभाव कहलाता है स्टूडेंट? परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। इसमें जितना ज्यादा रिपल्सन होगा स्टूडेंट, ये रिपेल करेंगे एक दूसरे के, सेल हैं, सेल रिपेल करेंगे तो दूर भगाएंगे, तो दूर भगाएंगे तो ये आप कह सकते हैं सेल एंड सब सेल, सब सेल के मध्य कह सकते हैं इसे। अब इसमें मैं एक संबंध रखूंगा, आकार समानुपाती परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव यानी जितना ज्यादा आकार होगा उतना ज्यादा प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव होगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन भरे होंगे तो परिरक्षण शील्ड कर लेंगे, जिससे अन्य इलेक्ट्रॉन आएगा उसको आने नहीं देंगे, ये दूर भगाएंगे, तो प्लेटें क्या होती जाएगी? दूर होती जाएगी। तो इसे बोलते हैं अपन परिरक्षण प्रभाव। अब सारा माजरा समझ में आ जाएगा स्टूडेंट, ये है। ठीक है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा परिरक्षण प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा और उतना ही कम जेड इफेक्टिव होगा। अब मैं बात करने वाला हूं स्टूडेंट मेनली डी ब्लॉक में, अपन बात करते हैं डी ब्लॉक प्रॉपर्टीज की। पहला है परमाणु आकार या त्रिज्या। परमाणु आकार या त्रिज्या एक ही बात है स्टूडेंट, परमाणु का आकार या त्रिज्या, यानी परमाणु का आकार प्रोटॉन से जो इलेक्ट्रॉन होता है उनके बीच की जो दूरी होती है परमाणु त्रिज्या कहलाती है। या परमाणु वह आकार जो प्रोटॉन से लेकर बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन के मध्य जितना आकार होता है उसे परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या कहते हैं। रेडियस, इसमें देखिए स्टूडेंट क्या होगा, 3D की बात करूं, 4D की बात करूं और 5D की बात करूं। मेनली अपन 3D, 4D और 5D। यहाँ पर स्टूडेंट अलोंग द पीरियड बात करते हैं, अलोंग द पीरियड, आवर्त में, आवर्त, जिसे आवर्त बोलते हैं, आवर्त सारणी में इस प्रकार से। अपने 3D दे रखा है तो अपन 3D पढ़ लेते हैं, 3D सीरीज की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या होता है 3D सीरीज, स्कैंडियम शक्ति वाली कार में फी कोनी क्यूजी, ये दे रखा है जिंक तक। 3D सीरीज दिखाई दे रहा है, 3D सीरीज मेनली तो ये बात है, 3D सीरीज दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, ये 21 होता है,
ये 24 होता है, मेनली लिख देता हूँ मैं, ये 29 होता है, ये 30 होता है। यानी 21 से 30 10 एलिमेंट आते हैं इसमें। 10 एलिमेंट, कितने एलिमेंट आते हैं? 10 एलिमेंट आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से लिख रहा हूं मैं, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक अलग चीज, यहाँ से अलग, यहाँ से अलग। मैं इसको शो कर देता हूँ स्टूडेंट अलग अलग लाइन से, जिससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब अलग अलग लाइन लग रही है, अलग अलग है। अब देखिए स्टूडेंट, 21 से 24, यानी अगर अपन स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाएं तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश इंक्रीज हो जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश इंक्रीज होगा तो आकार डिक्रीज होगा, आकार क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए अपन बताएं तो सबसे ज्यादा प्रभावी नाभिकीय आवेश यहाँ तक होता है। मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, यहाँ तक जाएंगे ना स्टूडेंट, फेरस, कोबाल्ट और निकल। मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट और निकल, निकल तक आएगा ये दो छूटेंगे। अब यहाँ से ये थोड़ा अलग है स्टूडेंट, इन सबसे ज्यादा यहाँ पर आकार डिक्रीज हो गया। अब यहाँ से यहाँ पर आकार इंक्रीज होगा, यहाँ पर आकार बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हाई हो जाता है। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या हो जाता है इसमें, हाई हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हाई होगा, 4s2 3d5 है, यानी स्ट्रॉन्ग है। तो जिसके कारण इलेक्ट्रॉन रिपल्सन आकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी डिक्रीज होगा स्टूडेंट, आकार डिक्रीज, लेकिन इसकी तुलना में ज्यादा होगा, इसकी तुलना में ज्यादा है। अब यहाँ से इसकी तुलना में ज्यादा स्टूडेंट, क्रोमियम से ज्यादा मैग्नीज का आकार है स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि इसमें पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन है और उसमें कम है, यानी सब सेल पूरा भरा हुआ है। सब सेल जितना ज्यादा भरा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन का विन्यास रहेगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा लगेगा, तो आकार डिक्रीज हो जाता है। लेकिन इसकी तुलना में अब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, फेरस, कोबाल्ट, निकल, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन जितना होता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जितना ज्यादा होता है उतना ही कम जेड इफेक्टिव, उसी हिसाब से जेड इफेक्टिव लगता है डिक्रीज। यानी इलेक्ट्रॉन रिपल्सन जितना ज्यादा होगा उसी प्रकार से जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो जाएगा। तो फेरस, कोबाल्ट और निकल, यहाँ तक हमें आकार क्या देखने को मिलेगा, फेरस, कोबाल्ट, निकल बराबर देखने को मिलेगा। रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा जिस हिसाब से उतना ही जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो गया। अब यहाँ से कॉपर और जिंक, इसमें क्या होता है, इसमें स्टूडेंट आपके शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाता है, और जिससे क्या हो जाता है, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होने से आकार इंक्रीज हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा हो जाता है। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा हुआ, आकार भी ज्यादा हो गया। तो ये स्टूडेंट सबसे खतरनाक वाला ये स्टेप है। एनसीईआरटी में अलग चार्ट के रूप में दे रखा है, लेकिन चीज यही है स्टूडेंट, वो चीज यही है। एनसीईआरटी में ऐसा ग्राफ देखने को मिल जाएगा। सर आकार के बारे में बात होगी, आकार देखिए पहले तो यहाँ से बढ़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक बराबर हो जाएगा, फिर यहाँ पे, फिर इस प्रकार से बढ़ जाएगा, ठीक है। डिक्रीज चलता चलता इस प्रकार से बढ़ेगा, यहाँ से 3 बराबर वाले, और यहाँ से ये, और यहाँ से ये। तो अपन बात कर सकते हैं इससे आगे, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्सन आकार डिक्रीज रहता है, यहाँ भी आकार डिक्रीज रहता है, यहाँ तक सेम मान सकते हो, यहाँ से बराबर हो जाता है। रीजन लिख रखा है स्टूडेंट, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, आकार डिक्रीज होगा, आकार डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा है, आकार डिक्रीज है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन है, जेड इफेक्टिव बराबर, ये इस बराबर, ठीक है। इस तुलना में यहाँ पर लिख सकते हो स्टूडेंट, यानी स्कैंडियम से कॉपर तक, क्रोमियम तक जाने पर, स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाने पर आकार कम होता है, क्रोमियम या मैग्नीज तक जाने पर आकार हमें 3D श्रेणी में कम दिखाई देता है, कम दिखाई देता है। परंतु परंतु परंतु
फेरस कोबाल्ट निकल में हमें आकार बराबर दिखाई देता है। आकार बराबर दिखाई देता है क्योंकि क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ता है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन या प्रेरक्षण प्रभाव बढ़ता है, उतने ही उतने ही दर से प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है, जिसके कारण फेरस कोबाल्ट निकल ये हमें बराबर दिखाई देते हैं। इसके बाद में फेरस कोबाल्ट निकल बराबर दिखाई देते हैं। इसके बाद में इस प्रकार से कॉपर व जिंक होते हैं। कॉपर व जिंक है उसमें हमें आकार ज्यादा दिखाई देता है क्योंकि वहां परिरक्षण प्रभाव बढ़ जाता है। अब अपन बात करने वाले हैं स्टूडेंट किसकी? अब बात करने वाले हैं परमाणु त्रिज्या। अब अपन करने वाले हैं वर्ग में, यानी अलोंग दी पीरियड हो गया, अलोंग दी ग्रुप। वर्ग में आकार इसकी बात करेंगे। ठीक है, जो अपने एनसीईआरटी में वर्ग में आकार दे रखा है, इसमें 3D 4D और 5D श्रेणी की बात करेंगे। 3D 4D 5D। यहाँ से स्टूडेंट मैं कुछ चीजें समझाऊंगा, देखना स्टूडेंट। यहाँ से आपको पता है 3D में Y से लेके जिंक तक ये श्रेणी चलती है। ये कौन सी होती है? ला हफ्ता बनना रे, इधर उधर पिटाई और होगी। ये लेंथियम से लेकर कहाँ तक होगी? पिटाई। ला हफ्ता बनना रे, इधर उधर पिटाई और होगी। HG तक, मरकरी तक जाती है। 57 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 57 से। इसमें 14 नंबर जोड़ लो, अगला आ जाएगा इस प्रकार। 7 और 4 11, 1 5 और 6 1 7। इस प्रकार से ला हफ्ता बनना रे, इधर उधर पिटाई और होगी। हाफनियम। इस प्रकार से अब इस यहाँ पर 5D श्रेणी आती है, जो 80 से आती है, 89 से आती है, 104 वाला आएगा इसके आगे। ठीक है, और इसमें क्या होता है? CN कैनेरियम आता है इसके बाद में। ठीक है, यहाँ तक तत्व आते हैं स्टूडेंट। अब देखो क्या होता है। अब यहाँ पर 3D है, 3D में जितना भी आकार होगा 4D और 5D, 4D और 5D है, इसमें स्टूडेंट क्या हो जाता है, मैं लिख देता हूँ। 3D आकार की बात हो रही है, 3D आकार की बात हो रही है। 3D से ज्यादा आकार होता है 5D, और 5D और 6D का लगभग बराबर होता है। ग्रुप की बात हो रही है, इस प्रकार से चल रहे हैं। यहाँ अपनों पता है ऊपर से नीचे जाने पर आकार घटता है, मेनली आकार बढ़ता है। तो आकार बढ़ेगा, तो ऊपर से नीचे की बात कर रहे हैं, तो आकार इंक्रीज होगा। तो 3D है, 3D से ज्यादा 5D का होगा, आकार यहाँ पर इंक्रीज होता है। यहाँ पर लिखना पड़ेगा इसको, आकार इंक्रीज होता है। लेकिन सर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि 5D और 6D बराबर हो गई? रीजन है स्टूडेंट, कारण लिख देता हूँ। क्योंकि 5D व 6D श्रेणी में लेंथेनाइड संकुचन आ जाता है। संकुचन आ जाता है, जिससे परिरक्षण प्रभाव घट जाता है। ये रीजन स्टूडेंट, प्रेरक्षण प्रभाव घटेगा। पहले बढ़ रहा था, वहां पर घटेगा, तो जेड इफेक्टिव इसमें यही है। जेड इफेक्टिव जितना बढ़ेगा, उसी प्रकार से शील्डिंग इफेक्ट
SHEILDING, शील्डिंग इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस कारण से ये बराबर आ जाते हैं, ठीक है, ये इस प्रकार से। तो शील्डिंग इफेक्ट है, ये परिरक्षण प्रभाव है, जैसे शील्डिंग इफेक्ट बोलूंगा मैं, इस प्रकार से होता है दोस्त। ये उतार लीजिए, वर्ग की बात हो गई। यहाँ पर अपनों ने बात कर ली लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की। अब डेंसिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, डेंसिटी। अगली प्रॉपर्टी आती है घनत्व। क्या प्रॉपर्टी आ जाती है, घनत्व। घनत्व की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, घनत्व की। अब घनत्व क्या होता है स्टूडेंट, घनत्व है एकांक क्षेत्रफल में द्रव्यमान और जो एकांक क्षेत्रफल में द्रव्यमान व जो आयतन का अनुपात होता है उसे घनत्व कहते हैं। यानी द्रव्यमान अगर ज्यादा है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम ज्यादा है तो डिक्रीज मास होगा। यानी जिसका वॉल्यूम, इसका मतलब यही है स्टूडेंट, जिसका वॉल्यूम क्या होगा स्टूडेंट, ज्यादा होगा उसका मास कम होगा, ये है इसमें। अब यहाँ पर D/V एकांक क्षेत्रफल में किसी पदार्थ के भार द्वारा जो पदार्थ का द्रव्यमान होता है उसमें जो आयतन होता है उसका अनुपात होता है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, घनत्व की बात करें वर्ग में, सबसे पहले आवर्त में, आवर्त में बात कर लेते हैं। आवर्त में स्टूडेंट अपना ये होता है घनत्व के रूप में, देखिए घनत्व में होता है स्टूडेंट, स्कैंडियम से मैं यहाँ तक चलता हूँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, शक्ति वाले कार में फिकोनी क्यूजी, यहाँ तक चलते हैं, नहीं क्यूजी। यहाँ से क्या होता है स्टूडेंट, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, कॉपर का आकार Zn से घनत्व होता है वो ज्यादा हो जाता है, बाकी घनत्व यहाँ से यहाँ तक घनत्व इंक्रीज होता है, घनत्व इंक्रीज होता है। ऐसा क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ से हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ गया। यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इंक्रीज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इंक्रीज, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इंक्रीज हो गया, जिसके कारण क्या होगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज, वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो मास बढ़ गया, यानी डेंसिटी क्या हो गई इसकी, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीज हो गया। तो वॉल्यूम डिक्रीज होने से क्या हो गया, ये ऊपर वाला ज्यादा आ गया। इसमें घनत्व ज्यादा था Zn का, तो Zn का घनत्व ज्यादा था, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा लगेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, Zn का जिंक से कम हो जाएगा। और यहाँ तक क्या है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ता जा रहा था, यहाँ पर ऐसा मिला क्योंकि हाँ फील्ड भी यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन चलता है, ठीक है। ये उतारिए, Zn का साइज ज्यादा है और वॉल्यूम कम होगा इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के कारण। Zn का वैसे ही साइज ज्यादा है, जितना ज्यादा साइज होता है उसका वॉल्यूम उतना ही कम होता है, ठीक है। ये उतारिए। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर 3D 4D, यहाँ पर वर्ग में किसकी बात करते हैं, वर्ग की। डाउन तक ग्रुप जाने पर क्या होता है वर्ग में। अब वर्ग की बात करते हैं स्टूडेंट, आप समझ सकते हो इसको, वर्ग में बात करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए 3D 4D और 5D, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। स्कैंडियम से जिंक, इटेरियम से स्कैंडियम से जिंक, इटेरियम से यार जरा नेवा मौत तक साथ देना, आग कूद, रुक रहा है पड़ी आग कूद। कैडमियम
ला हफ्ता भरना रे, इधर उधर पिटाई और होगी और अच्छी। ठीक है। यार जरा निभा, मौत तक रुक रहा है पड़ी आग कूद। ठीक है स्टूडेंट, यही आएगा। अब यहाँ से क्या होगा, इस प्रकार से जाएंगे तो यहाँ पर स्कैंडियम से ज्यादा स्टूडेंट क्या हो जाता है, स्कैंडियम से तो ये बढ़ता है, स्कैंडियम से ये ज्यादा होता है। वर्ग में जाने पर घनत्व की बात हो रही है, घनत्व ज्यादा होता है, रीजन वही है स्टूडेंट, आकार बढ़ेगा, घनत्व है। यहाँ पर जाएंगे तो आकार बढ़ेगा, घनत्व इंक्रीज होगा, और यहाँ पर स्कैंडियम से यहाँ ज्यादा हो जाता है। लेकिन 4D और जो 4D होता है, 4D और 5D, 4D का 5D से ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ से डबल रिपल्सन बढ़ता है, यहाँ पर 2x घनत्व बढ़ता है, घनत्व का मान 2x गुना ज्यादा होता है, क्योंकि स्कैंडियम से तो 1 गुना ही बढ़ा है, लेकिन 4D 5D इसके मदद 2 गुना बढ़ता है, क्योंकि लेंथेनाइड संकुचन होता है। यही स्टूडेंट इसका कारण लेंथेनाइड संकुचन होता है, जिसके कारण इसका घनत्व है वो ज्यादा होता है। ये घनत्व की बात होगी। अब परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ स्टूडेंट, आने वाला है छोटा टॉपिक, एमपी एंड गलनांक व क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक 4 नंबर प्रॉपर्टी होगी। गलनांक व क्वथनांक की बात कर लेते हैं। गलनांक व क्वथनांक ये एनसीईआरटी में किसके दे रखी है, सिर्फ स्टूडेंट यहाँ पर दे रखा है आपको 3D श्रेणी की बात करेंगे, 3D श्रेणी की बात करेंगे, 3D श्रेणी तक अपन बात करेंगे। यहाँ पर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इसके बात करेंगे। यहाँ तक देखिए स्टूडेंट, गलनांक व क्वथनांक में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, एमपी और बीपी। स्कैंडियम से टाइटेनियम, क्रोमियम यहाँ तक जाते हैं स्टूडेंट, यहाँ तक जाते हैं तो एमपी क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ तक जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, एमपी इंक्रीज होता है, और बीपी भी इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो एमपी डिक्रीज होता है, बीपी भी डिक्रीज होता है। रीजन क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है, इंक्रीज, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, रीजन ये है। एमपी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कम होते हैं और यहाँ पर बढ़ते हैं स्टूडेंट। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट 3D 4D, इस प्रकार से चलेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसमें बढ़ते जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर यहाँ पर 7 आएगा, इस प्रकार से। लेकिन अपन बात करें जिंक, कैडमियम, Hg, जिंक, कैडमियम, Hg, Zn, Cd और Hg ये सभी संक्रमण धातु नहीं है। एमपी डिक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है। रीजन क्या है इसका, यहाँ तक मान लीजिए इसका रीजन क्या है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते हैं, पूरे 10 है, पेयर्ड है। दूसरी बात यहाँ पर फॉरेस्ट भी पूरा भरा हुआ है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इनके अंदर। और ये कौन से लिखाई थे मैंने, संक्रमण अवशिष्ट, संक्रमण अवशिष्ट धातु, अवशिष्ट तत्व
नॉन स्पेसिफिक ट्रांजिशन एलिमेंट, ये उतारिए। इसके बाद में अपन स्टैंड, अभी तो और भी बचा है ये, लेकिन एमपी मैंने बता दिया, मॉडलिंग पॉइंट बता दिया। अब इसमें ऐसा कौन सा चीज है जो आपको बतानी है? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, और देख लीजिए परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने का इसमें क्या कारण है। फिर हैलाइड वाला आएगा, फिर ऑक्साइड आएगा स्टूडेंट। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था। सबसे बेस्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन 4 नंबर का चैप्टर है ये, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, पहली लाइन स्टूडेंट उत्तर देती है, डी ब्लॉक तत्व है, डी ब्लॉक तत्व है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दे, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने का कारण, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने का कारण क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पेयर पाया जाना, ठीक है। मिनिमम ऑक्सीडेशन अवस्था, परिवर्तन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म पाए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये स्टूडेंट मेन रीजन इसका, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। अब यहाँ पर मैं लिखूं स्टूडेंट, अलग प्रकार से सारणी बनाता हूँ। स्कैंडियम इस प्रकार से लिखूं या वैसे लिखूं? यहाँ इस प्रकार से तो नहीं है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मैं बता देता हूँ इसमें ऑक्सीकरण अवस्था और इसमें क्या है। यहाँ पर स्कैंडियम +2+3, यहाँ पर लिख रहा हूँ +2 और +3 दर्शाते हैं। और जो आपके टाइटेनियम है +2+3+4, +2+3 और +4 दर्शाता है। यहाँ पर वेनेडियम +2 5 तक जाता है, +2 +3 +4 +5। यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर 2 से 7 तक जाता है। क्रोमियम 2 से 7 तक, मैग्नीज आ गया, क्रोमियम 6 तक जाता है, +2 +3 +4 +5 +6, 2 से 6 तक जाता है। +1 से जाता है, मेनली बात है +1 भी आएगा इसमें, +1 में दर्शाता है। और ये आपके स्टूडेंट मैग्नीज वाला, ये जाता है आपके +2 से 7, +2 +3 +4 +5 +6 +7। और यहाँ पर फेरस वाला 6 तक, +2 +3 +4 +5 +6। कोबाल्ट वाला 5 तक, +2 +3 +4 +5। यहाँ पर 4 तक, और यहाँ पर +1 +2 +1 +2, और यहाँ पर जिंक +2। अब स्टूडेंट बात करते हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। पहले तो ये ऑक्सीडेशन अवस्था को ध्यान से देखो, आपको क्या दिखाई दे रहा है? सर हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें थोड़ी कम है, लेकिन ये दर्शाता है यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट बढ़ती जा रही है ऑक्सीडेशन अवस्था। मैं बात करूँ तो क्रोमियम तक, क्रोमियम और मैग्नीज तक, ठीक है।
मैग्नीज तक, क्रोमियम तक, यहाँ से क्या हुआ है, बढ़ती जा रही है। यहाँ से ऑक्सीडेशन परिवर्तनशील है, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन अवस्था दर्शा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है ज्यादा कौन सा दर्शा रहा है, इसका मतलब ये है कि अलग अलग प्रकार की कौन सी दर्शा रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक तो दर्शा रहे हैं सर, लेकिन यहाँ से यहाँ तक देखें तो सर यहाँ पर ऑक्सीडेशन अवस्था कम हो गई। रीजन क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन घट गए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन घट गए, यही है रीजन। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गए और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। ये रीजन है स्टूडेंट। ऐसा अगर आपसे पूछ ले स्कैंडियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम तक, यहाँ तक तो आपकी ऑक्सीडेशन अवस्था परिवर्तनशील थी, अलग अलग थी, यहाँ से डिक्रीज हो गई, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, डिक्रीज हो गए स्टूडेंट, पेयरिंग होने लगी। यहाँ पर D6 है, D6 में पेयर होगा, देखो स्टूडेंट D6, एक बात करूँ मैं, 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 6 है, 4 बचे 7 हो गया, 3 बचे 8 हो गया, 2 बचे 9 10, इस प्रकार से। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं, जिसके कारण ऑक्सीडेशन अवस्था इनकी डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ पर कुछ सवाल आते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर सवाल आता है, कौन सा आता है, एक आता है स्टूडेंट, नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट, नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एक ये स्टूडेंट, ये दो है, ये परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन अवस्था नहीं दर्शाते, ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाते, नहीं दर्शाते। इसका रीजन ये है स्टूडेंट, स्कैंडियम और ये भी, यह भी नहीं दर्शाता परिवर्तनशील। रीजन स्टूडेंट आपको पता है, यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो इसका मतलब ये संक्रमण तत्व नहीं है। Sc2 की बात करूं, ये है एक ऐसे एटम दो में जिसमें ये नहीं देखेगा, जिसमें आपके क्या हो जाए, या तो इलेक्ट्रॉन खाली हो जाए पूरा ही, वह उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास, इसमें फुली फिल्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएगा, तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। जैसे स्कैंडियम होता है स्टूडेंट, आर्गन, ठीक है, 3d1 4s2, 3d1 4s2, आर्गन 3d1 4s2, ये प्रकार से होता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखो, एक इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ से परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था का दर्शाना है, अगर मैं इसको +3 कर दूं, +3 कर दूं, तो स्टूडेंट बताओ, यहाँ पर 3 होता है, स्कैंडियम 0 में आ गया और ये आर्गन कितना हो गया, पूरा का पूरा हो गया। तो यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है जो परिवर्तनशील नहीं दर्शाएगा। +3 में ये स्टेबल कौन सी में होगा, +2 में ये स्टेबल होगा, 3 में तो ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन +2 ये दर्शाता है। स्टेबल क्यों होना चाहेगा, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3 होता है स्कैंडियम, तो इसका उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास हो जाएगा, आर्गन जैसा विन्यास हो जाएगा इसका, और यहाँ पर 4s0 3d0 बचेगा, जिसके कारण ये +3 है, ये कम दर्शाता है, +2 में ज्यादा रहना स्पेसिफिक रहता है, इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। बताओ एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन अवस्था है इसकी क्या होगी, जारी रहेगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन तीनों दे देगा तो परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन अवस्था क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन अवस्था दर्शाने वाले आपको पता चल गया। अब यहाँ पर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट जो मैं बात करता हूँ। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 3d सीरीज, 4d सीरीज, 5d सीरीज। मैक्सिमम
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। इसका मतलब यही है स्टूडेंट। इसमें क्या है स्टूडेंट, इसके बाद अपन अगले लेक्चर में बात करेंगे। पहले यहाँ से देख लीजिए, MnO4 माइनस +7 आएगी इसकी स्टूडेंट, इसकी +8, RuO4 +8 में आएगा स्टूडेंट रुनीडियम, ओस्मियम भी OSO4। ये स्टूडेंट ये सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन अवस्था दर्शाने वाला था तो ओस्मियम होता है वैसे, लेकिन 3D सीरीज में कौन सा होता है, मैग्नीज। यहाँ पर 4D में रुनीडियम होता है और वैसे ओस्मियम। इन सब की ऑक्सीडेशन अवस्था है स्टूडेंट। ऑक्सीडेशन अवस्था मैंने निकालना बता रखा है स्टूडेंट, जिसका निकालना है उसको अपन क्या मानते हैं, माइनस। ठीक है, अगर वहां पर माइनस का चार्ज है तो बराबर अपन -1 लिखते हैं। तो यहाँ पर x मान लीजिए, इसका x प्लस 2 चार्ज होता है एक ऑक्सीजन पे, -1, x 4 दूनी, ये कितना होगा स्टूडेंट, 4 दूनी 8, x -8 बराबर -1, x बराबर +8 -1 +7, ऐसे निकलती है। अब यहाँ पर अपन हैलाइड की बात करेंगे, इसके वो करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, हैलाइड की बात करेंगे और उसके बाद अपन आयनन एंथैल्पी की बात करेंगे। फिर अपन अलग चलेंगे स्टूडेंट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को साथ में लेते चलेंगे। ओके गाइस, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।